Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Neha. I welcome each one of you to this channel. First of all, I would like to thank each one of you for the overwhelming response that I'm getting on my channel. The content, review and lots of thank yous. So here, let us start this video. This video is all about most expected questions from literary theory. Yes, literary theory baffles each one of you, so it baffles each one of us. So literary theory में से क्या क्वेश्चन आएगा, किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ये चीज सोचकर हम थोड़ा परेशान जरूर होते हैं. तो आज इस परेशानी को थोड़ा सा दूर करते हैं, because this video will take into account the previous year questions that have been asked from literary theory, the major literary theorist, इंटरटेक्सुअलिटी और आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना है, लिटरेरी थियरी को कैसे पढ़ना है. आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू कवर ईच एंड एवरी थियरी दैट इज प्रिस्क्राइब्ड इन द वेरी सिलेबस ऑफ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, HCS, हरियाणा सिविल सर्विसेज, MDU, KU, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, उनके पेपर्स पर बेस कर इस पेपर को सेट किया गया है, देखने के लिए कि किस चीजों को हमें मेंशन करना है, ध्यान में रखना है लिटरेरी थियरी के यूनिट में. यस, आप इसे एक मैराथन वीडियो भी लगा सकते हैं. लिटरेरी थियरी को हम वन शॉट में कवर करेंगे, वन शॉट लॉन्ग वीडियो में कवर करेंगे. दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वीडियोस, सो सिट बैक and relax. Keep a pen and paper with you as I teach you literary theory through the most expected questions that you can expect from literary theory. In the video, I will keep on switching between the question PDF and the screen behind me, so to help you people in describing, in reading the question and in noting down the question as well. So here I am with the very first question. The very first question that will be, I hope you will be able to see it very much clearly. Most expected, you will not see much of me in the screen today, but you will definitely see the question. So most expected questions for HPSC subject knowledge test, unit 9 literary theory, post World War I. So the very first question is, what are the characteristics of modernism? Illustrate your answer with appropriate examples. अब मॉडर्निज्म का ये क्वेश्चन ऑलरेडी HPSC में पूछा जा चुका है इन द ईयर 2023. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पर मैं क्यों बता रही हूँ, बिकॉज अगर आप एक प्रीवियस नेचर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम लिटरेरी थियरी के कैरेक्टरिस्टिक पर ही पूछा गया है. मॉडर्निज्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मॉडर्निज्म आया कहां से, मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म को कैसे प्रिसीड करता है, कैसे उससे डिफरेंट है, मेक इट न्यू क्या है, अवंट-गार्ड मोमेंट क्या है, फ्रेगमेंटेशन का लेमेंटेशन क्या है. इसके एग्जांपल में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वेस्टलैंड को. मॉडर्निज्म को हम अल्ट्रा मॉडर्न एज कहते हैं, क्योंकि मॉडर्न एज जो है, यहाँ पर मॉडर्न एज से मॉडर्निज्म बनता है, लेकिन मॉडर्न एज तो चौसर के टाइम से स्टार्ट हो चुकी थी. बट व्हाट वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट द पोस्ट वॉर एरा और ड्यूरिंग द वॉर एरा, क्योंकि मॉडर्न एज हमारी जो है वो हमारी 20th सेंचुरी से स्टार्ट होती है. और 20th सेंचुरी के क्या लिटरेरी फीचर्स थे, क्या पॉलिटिकल टुमल्ट चल रहा था और उसके साथ कैसी वॉर्स चल रही थी, सोसाइटी कैसी थी, फ्रेगमेंटेशन क्या थी, मेक इट न्यू मूवमेंट क्या थी, वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एक्सप्लेन करनी है. बट आप कहेंगे कि मैम उससे हमारा पेज तो कवर होगा नहीं. तो मॉडर्निज्म को एक्सप्लेन करने के लिए आप मॉडर्न टेक्स्ट उठा सकते हैं, आप वर्जीनिया वुल्फ को उठा सकते हैं, जेम्स जॉयस को उठा सकते हैं, मॉडर्न ड्रामा, मॉडर्न पोएट्री, वॉर पोएट्री, हर चीज का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. मॉडर्निज्म के लिए अगर आप एक पैराग्राफ डिवोट करते हैं तो बाकी आप उसके एग्जाम्पल्स पर डिवोट कर सकते हैं कि कैसे फ्रेगमेंटेशन को लेमेंट किया जाता था, कैसे हर चीज को हम ट्रेडिशन से अलग देखना चाहते थे, मेक इट न्यू फैक्टर को रिवाइव करना चाहते हैं, रिवाइव नहीं उसे ही परसिस्ट कराना चाहते थे कि मेक इट न्यू, ईच एंड एवरीथिंग हैज टू बी न्यू. तो यहाँ पर
The new criticism can help you, structuralism can help you, because these are the literary theory that come under the umbrella of modernism only. किसकी बात कही मैंने? I have talked about structuralism, I have talked about new criticism, because there was a complete shift, a literary shift between who has written the work and what has been written. The form, the technique, the tone is way more important than the author now. And what else is important? The make it new movement. Everything has to be new, everything has to be different from what has been traditional. So you can also quote the essay of T.S. Eliot, that is Tradition and Individual Talent, wherein he says what are the features of an impersonal poet. Impersonality और disinterestedness की practice भी आप दिखा सकते हैं, और उसके साथ symbolism, imagism, stream of consciousness, kitchen sink drama, ये सब आप दिखा सकते हैं अपने मॉडर्निज्म की एक्सप्लेनेशन में. मैंने पहले भी कहा है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड लिटरेरी थियरी यू रेफर टू वन बुक ऑफ लिटरेरी थियरी, मेक की पॉइंटर्स ऑफ इट एंड देन एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स. आप उसे क्रैम मत कीजिए, आप उनके लिटरेरी टर्म्स को जरूर क्रैम कीजिए जो उस वक्त प्रेवलेंट थी, जैसे सिंबॉलिज्म है, इमेजिज्म है, सरियलिज्म है, फ्रेगमेंटेशन है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सब मॉडर्न एज की, मॉडर्निज्म की. वर्जीनिया वुल्फ एक मॉडर्निस्ट राइटर है, एंड फेमिनिज्म भी कहीं ना कहीं यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है. तो यू हैव टू बी वेरी मच, you have to write it from a very bird eye point of view. Make sure you touch upon as many examples as you can. So the very first question, the very first aspect that I would like to highlight here is, make sure that you know the characteristics and the definition and literary theorists and literary terms of each and every literary theory. मॉडर्निज्म को हम पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ मिलाकर भी समझ सकते हैं. तो किस तरीके का आर्किटेक्चर था, किस तरीके की पेंटिंग थी, म्यूजिक थी, राइटिंग थी, तो मॉडर्निज्म मूवमेंट हम उसे कैटेगराइज करते हैं. सिंबॉलिज्म, इमेजिज्म, सरियलिज्म, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द मॉडर्निज्म, द मॉडर्न एज. और मॉडर्निज्म की जो लिटरेरी थियरी है, इसे आप लिटरेचर के एग्जाम्पल से जरूर समझाएं. सो फर्स्ट क्वेश्चन डन. यू आर वेरी लाइकली टू सी दिस क्वेश्चन इन योर पेपर. मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म स्टार मार्क कर लीजिए, जरूर से जरूर प्रिपेयर कीजिएगा, बिकॉज बहुत चांसेस हैं इसके पेपर में आने के. लेट अस वेट फॉर द सेकेंड क्वेश्चन. द सेकेंड क्वेश्चन The second question is, how does the concept of alienation apply to workers in a capitalist society according to Marx? अब यहाँ पर इन्होंने कार्ल मार्क्स राइटर मेंशन कर दिया है कि कौन से राइटर मार्क्स ने एलियनेशन के कॉन्सेप्ट को कैसे समझाया है. यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले तो आपको कार्ल मार्क्स के मेजर जो लिटरेरी टर्म्स हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें एलियनेशन है. एलियनेशन के साथ, एलियनेशन को उन्होंने रेइफिकेशन बताया है. एलियनेशन के लिए वो यूज करते हैं, एलियनेशन के लिए कार्ल मार्क्स यूज करते हैं टर्म रेइफिकेशन. अब वो क्या कहते हैं कि रेइफिकेशन क्या होता है? रेइफिकेशन उन लोगों को होता है, एलियनेशन उन वर्कर्स को होता है जो एक लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, वो लेबर क्लास होती है. देयर इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ एलियनेशन और रेइफिकेशन इन देयर वेरी मेंटल एंड फिजिकल प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल, अ वर्कर हैज टू एंटर द रूम of a CEO of a company. He cannot dare to. वो नहीं कर पाएगा. अगर वो करना चाहेगा भी तो what he will do? He will think once, twice, thrice, or even 4 times before entering the room of that very person, because he thinks that he is naturally very much higher in strata, higher in class. So ये reification की feeling क्या है? Alienation. तो कार्ल मार्क्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं बुर्जुआजी का, प्रोलेटेरिएट का, जिससे वो क्लास के डिमार्केशन को दिखाते हैं. बुर्जुआजी क्लास है हमारी कैपिटलिस्ट क्लास है, जो कि मेन हमारा जो है, जो लेकिन जो प्रोड्यूसर क्लास है वो बुर्जुआजी क्लास है. दे आर वर्किंग 16 to 17
14 hours a day in order to earn a very major income. Or even child labor is there, children are working in the suit, as you have seen in William Blake's A Chimney Sweeper. हार्ड टाइम्स में आप ये क्लियर कट डिफरेंस देख सकते हैं. यूटिलिटेरियनिज्म को मेंशन किया जा सकता है, यहाँ पर मेंशन किया जा सकता है बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को, कि हमारा बेस ऐसा है तभी तो हमारा सुपर स्ट्रक्चर ऐसा है. हमारा बेस मनी इन आवर पॉकेट हमारा डिराइव करती है कि हमारा वे ऑफ थॉट क्या होगा, वे ऑफ लिविंग क्या होगा, वे ऑफ आउटलुक क्या होगा, हमारी मीडिया कैसी होगी, हमारे लिटरेचर कैसा होगा, जो हमारे हेजेमोनिक आइडियाज होते हैं. तो कार्ल मार्क्स को आप यहाँ पर, कार्ल मार्क्स के अगर आप लिटरेरी टर्म्स को एक इन अ वे नहीं जानते हैं तो यहाँ पर आप मार्क्सिज्म की चीजों को मेंशन कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट थिंग बुर्जुआजी एंड प्रोलेटेरिएट. उसके बाद आप आ सकते हैं रेइफिकेशन के कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि रेइफिकेशन तो वर्किंग क्लास को ही होता है, एलियनेट तो वही फील होते हैं, उन्हें अपने राइट्स के लिए खड़ा होना होगा, तभी उन्हें एलियनेटेड फील होना बंद होगा. और उसके साथ साथ वो कम्युनिज्म की बात भी आप इसमें कह सकते हैं. हार्ड टाइम का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, सीसी ज्यू की फैमिली से बेस्ट एग्जाम्पल प्रोलेटेरिएट क्लास, प्रोलेटेरिएट सेक्शन और पुअर सेक्शन का और कोई नहीं हो सकता है. अगर आपने चार्ल्स डिकेंस का वर्क हार्ड टाइम्स पढ़ा है तो यूटिलिटेरियनिज्म को भी वो डिफाइन करते हैं, और उसके साथ साथ मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी भी इसमें लगती है. आप ग्राम्स्की के कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, आप एल्थ्यूजर के कॉन्सेप्ट भी इसमें बता सकते हैं. बट कार्ल मार्क्स के जो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, बुर्जुआजी, प्रोलेटेरिएट और उसके साथ रेइफिकेशन, और रेइफिकेशन के साथ कम्युनिज्म मैनिफेस्टो, और उनका जो मॉडल है, जो उनका डायलेक्टिक मॉडल है, उसे भी आप इसमें बता सकते हैं. तो कार्ल मार्क्स का जो रेइफिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो एलियनेशन का कॉन्सेप्ट है. एलियनेशन का कॉन्सेप्ट है कि कैसे एक वर्किंग क्लास को एलियनेटेड फील होता है, बिकॉज दे कांट स्टैंड टॉल, दे कांट स्टैंड कॉन्फिडेंट in front of the bourgeoisie class, because all they have no money in their pocket. That's the only reason they are the working class. Let us come to the third question. थर्ड और कार्ल मार्क्स, मार्क्सिज्म एमडीयू के सिलेबस में भी प्रिस्क्राइब्ड है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये आपके पेपर में आ सकता है. मार्क्सिज्म का जो टेक्स्ट है और व्हाट इज ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म, ये एमडीयू के सिलेबस में भी प्रिस्क्राइब्ड है, जिसमें ये सब बातें बहुत क्लियर है. क्योंकि ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म क्या है, व्हाट इज ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म, दिस इज एन एसे दैट इज प्रिस्क्राइब्ड इन एमडीयू यूनिवर्सिटी. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? I have told you that characteristics are very much important. What are the characteristics of postmodernism? Characteristics of postmodernism. Illustrate your answer with appropriate examples. अब आपको example के साथ बताना है हमारा postmodernism क्या है. So dear, listen to me very carefully. If you are preparing for modernism, at the same time prepare for postmodernism. And if you are preparing for postmodernism, do it vice versa. Because both the literary theories are very important when it comes to the state universities point of view. और ये तो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, मॉडर्निज्म भी एंड पोस्ट मॉडर्निज्म भी. पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है. पोस्ट मॉडर्निज्म को समझाने के लिए आप 2 to 3 लाइंस मॉडर्निज्म पर डिवोट कर सकते हैं, जहां पर फ्रेगमेंटेशन को लेमेंट किया जा रहा था, जैसे टीएस एलियट के वेस्टलैंड एक मॉडर्निस्ट टेक्स्ट है, वेयर एज पोस्ट मॉडर्निज्म में सेलिब्रेट किया गया फ्रेगमेंटेशन को, डाइवर्सिटी को, पेस्टीज को, कोलाज ऑफ थिंग्स को, इंक्लूसिव बना. एक तरीके का मॉडर्न आर्किटेक्चर मेक इट न्यू पर चल रहा था, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म ट्रेडिशन को भी इक्वल वैल्यू कर रहा था. टाइमलेस, टेम्पोरल, ईच एंड एवरीथिंग वाज रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड इन द पोस्ट मॉडर्न लिटरेरी थियरी. पोस्ट मॉडर्न वर्ड इज एन ऑल इंक्लूसिव वर्ड, जहां पर शेक्सपियर की भी उतनी रिस्पेक्ट है जितनी माइनर राइटर्स की है. कैनोनिकल टेक्स्ट, मॉडर्न एज में कैनोनिकल टेक्स्ट को कैनोनाइज्ड कर दिया गया था, लेकिन पोस्ट मॉडर्न एज में इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट वर्क वाज रिस्पेक्टेड एंड टेकन टू बी इक्वली important when it comes to the representation of the age. So a postmodern text, just wait, I have to take this call.
So a postmodern text basically is a pastiche. It's a pastiche. It's the collage of the various ideas, various shades and various emotions and feelings and architecture, painting. Each and every art form was equally respected. So यहाँ पर example आप किसका दे सकते हैं? पोस्ट मॉडर्न वर्क्स का दे सकते हैं, जहाँ पर हम कॉलोनाइजेशन से पोस्ट कॉलोनियलिज्म पर आ गए हैं. आप चिनुआ एचेबे के थिंग्स फॉल अपार्ट का एग्जाम्पल दे सकते हैं. पोस्ट मॉडर्न टेक्स्ट पे आप टेकअप कर सकते हैं जो हमारे 1950s के बाद के नॉवल हैं, जिसमें बात जो है वो मॉडर्न एज वो है तो अल्ट्रा मॉडर्न टेक्स्ट कहने को, लेकिन पोस्ट मॉडर्न कैसे हैं? बिकॉज दे आर टेकिंग इनटू अकाउंट द वेरियस शेड्स. यू कैन टेक इनटू अकाउंट चिमामदा निगोजी अदीचीज हाफ ऑफ अ येलो सन, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट टोल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ब्लैक फैमिली. लेकिन किस तरीके से उसको बताया गया है? दे आर नॉट ट्रोडन और they are not poor, but they are shown to be someone very rich and living a very elite life. तो यहाँ पर एक पोस्ट मॉडर्न टेक्स्ट की तरह आप पोस्ट मॉडर्निज्म को बता सकते हैं. पोस्ट मॉडर्निज्म का जो स्टाइल है उस पर जरूर फोकस करें. एक फ्री फ्लो ऑफ स्टाइल था, यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्ट स्टाइल नहीं था. ऑथर वाज टेकन टू बी वेरी मच इक्वल व्हेन इट कम टू द पॉइंट ऑफ व्यू. मॉडर्न में टेक्स्ट इंपॉर्टेंट था, फॉर्म इंपॉर्टेंट था, स्टाइल इंपॉर्टेंट था, लेकिन पोस्ट मॉडर्न टेक्स्ट में जो है ईच एंड एवरीथिंग वाज टेकन टू बी वेरी मच important. So modernism and postmodernism star mark कर लीजिए. They are very very important, very very important. You might see them. एक ही बुक रखो लिटरेरी थ्योरी को, अपना एक पेज प्रिपेयर करो. पोस्ट मॉडर्निज्म में हमारे बहुत से राइटर्स आ जाते हैं जो हमारी क्वियर थियरी के राइटर्स हैं, जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के राइटर हैं, बॉल्डियार्ड हैं, ग्रीन ब्लैट है, ये सब हमारे पोस्ट मॉडर्न राइटर ही हैं. और पोस्ट मॉडर्न राइटर्स की जब मैं बात करती हूँ, प्लीज डू रेफर टू जीन फ्रांशियोज लियोटार्ड. व्हाट इज post answering the question what is post modernism. very important text. एक ऐसे में सब कुछ बताया गया है कि मॉडर्न एज और पोस्ट मॉडर्न एज में डिफरेंस क्या है, पोस्ट मॉडर्निज्म के की फीचर्स क्या है. दैट इज प्रिस्क्राइब्ड इन एमडीयू यूनिवर्सिटी. लियोटार्ड का ऐसे है आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म. पोस्ट मॉडर्निज्म टर्म जो है वो चार्ल्स जेंक्स ने दिया था इन द ईयर 1947, लेकिन लियोटार्ड जो थे ही बिकेम द वेरी फर्स्ट पर्सन टू यूज दिस टर्म. सो दिस शुड बी योर अप्रोच. मैं कैसे पढ़ा रही हूँ? इंटरटेक्सुअल वे से पढ़ा रही हूँ. आई एम नॉट ड्रिफ्टिंग टू पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, बट आई एम ट्राइंग टू बी एज inclusive as possible, so to help my students in a way to relax them up. If you like the way I teach, please do like, share and comment. जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सेक्शन आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, कैसा रहा. हम डाउट क्लियरिंग सेशंस भी ले रहे हैं, हम इवैल्यूएशंस भी कर रहे हैं और इवैल्यूएशंस के साथ हम नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं एंड नोट्स के साथ हम हमारे ऑफलाइन बैच को भी रन कर रहे हैं, जिसका एडवर्टीजमेंट मैंने पहले नहीं किया लेकिन अब कर रही हूँ. पहले क्यों? because we are already very packed up, but because on the request of so many requests that we are getting on our WhatsApp channel, I request you people please be stay updated and इन वीडियो से आप जितना बेस्ट डिराइव कर सकते हैं कीजिएगा. Now let us come to the next question. The next question, the fourth question is, how does post-colonialism affect literary interpretation? Give an illustrative answer. जहाँ पर बात illustrative की आ जाती है वहाँ पर that means आपको example के लिए ही बोल रहे हैं, आपको examples के थ्रू बताना है कि post-colonialism कैसे literary interpretation को affect करता है. इसमें चिनुआ एचेबे आप पढ़ सकते हैं, चिनुआ एचेबे के साथ आप पढ़ सकते हैं थिंग्स फॉल अपार्ट को पढ़ सकते हैं, चिमामदा नगोजी अदीची के साथ आप पढ़ सकते हैं, हाफ ऑफ अ येलो सन के थ्रू पर एलिस वॉकर को आप पढ़ सकते हैं, हाउ पोस्ट कॉलोनियलिज्म अनटचेबल को आप पढ़ सकते हैं कि हाउ द ब्रिटिश इफेक्ट आपके ऊपर कैसा था. मुल्क राजानंद की राइटिंग्स के थ्रू आप पोस्ट कॉलोनियलिज्म पढ़ सकते हैं, अमिताभ घोष के थ्रू आप पढ़ सकते हैं. तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म कांतापुरा आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से एक नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो चल रही थी. सो नाउ
Next question, in what ways does post-structuralism challenge the foundational assumptions of structuralism? Very very important question. मैंने बताया है पोस्ट मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ये हमारी सिस्टर लिटरेरी थियोरीज है जो एक दूसरे को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म हम कवर कर चुके हैं। नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ structuralism and post-structuralism. Structuralism, as we know, based upon the structures. इसमें रशियन फॉर्मलिज्म आ जाता है, इसके साथ हमारा ओपेया स्कूल आ जाता है, प्रेग स्कूल आ जाता है, न्यू क्रिटिसिज्म आ जाता है। तो स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, दे आर टू लिटरेरी थियोरीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक दूसरे को डिफाइन करती हैं, रीडिफाइन करती हैं और रीडिफाइन करने के साथ एक दूसरे को कंस्ट्रेंट भी करती हैं, एक दूसरे से कंट्रास्टिव भी हैं ये। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है? स्ट्रक्चरलिज्म होता है व्हेन यू लुक फॉर स्ट्रक्चर्स इन द टेक्स्ट। यहाँ पर फर्डिनेंड डी सोश्योर इंपॉर्टेंट है, क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस इंपॉर्टेंट है और उसके साथ हमारे जो और राइटर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल रोला बार्थ्स एक राइटर है जो कि स्ट्रक्चरलिस्ट भी है और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट भी है। और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म होता है व्हेन यू ट्राई टू, इन स्ट्रक्चरलिज्म यू स्टे रिमेन वट एवर यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू इज ऑल, टेक्स्ट हैज एवरीथिंग, टेक्स्ट हैज ऑल द मीनिंग्स। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहता है? यू ब्रेक अवे विद दोस स्ट्रक्चर्स। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी थियरीज। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पर हमारा ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है जिसमें हमने ऑलरेडी इस तरीके से बताया है, उस वीडियो को जरूर से जरूर व्यू कीजिएगा। आपको पोस्ट मॉडर्निज्म का वीडियो भी अवेलेबल है, स्ट्रक्चरलिज्म का भी और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे की पॉइंटर्स हैं, डिफाइनिंग पॉइंटर्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं अपने आंसर को अटेम्प्ट करने में। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट आइडिया क्या होता है? एक पोस्ट मॉडर्न आइडिया होता है जिसमें हम एक वर्ल्ड को स्ट्रक्चर के वे से नहीं समझते हैं बट समझते हैं इट्स अ कंप्लीट होल, जिसमें अलग तरीके की इंटरप्रिटेशंस वेलकम होती हैं। यहाँ पर माइथोलॉजीज का कॉन्सेप्ट आ जाता है रोला बार्थ्स का, यहाँ पर हेट्रोग्लोशिया है, यहाँ पर हेट्रोग्लोशिया के साथ हमारा जो है सारे रोला बार्थ्स के कॉन्सेप्ट्स है, मिकेल फूको के कॉन्सेप्ट्स हैं, पावर स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट है। तो व्हेन यू ब्रेक अवे विद द स्ट्रक्चर्स, व्हेन यू ब्रेक अवे विद द लैंग्वेज एंड यू ट्राई टू प्लेस दैट वर्क in terms of a many in terms of something as bigger as our earth is, तब आप उसके मीनिंग, your meaning is continuously fluctuating. there is structuralism में क्या था? there is nothing outside the text. लेकिन post structuralism में क्या है? whatever that affects the writer who is writing it, reader response theory भी post structuralist theory का ही पार्ट मानी जाती है। narrative, narratology, tone, हर चीज इसका पार्ट मानी जाती है हमारे स्ट्रक्चरलिज्म का। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के थ्रू ही आपको पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म समझाना है, एग्जाम्पल्स देने हैं, लिटरेरी थियोरी को पढ़ना है, लिटरेरी थियोरिस्ट को पढ़ना है, लिटरेरी टर्म्स के थ्रू आपने इसको एक्सप्लेन करना है। सच वीडियोज विल हेल्प यू इन साइड लाइनिंग, इन नोइंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट। अब आपको लिटरेरी थियोरी के जब आप नोट्स बनाते हैं तो फर्स्ट पेज शुड बी डेडिकेटेड टू द फाउंडर, the title and the characteristics, then you come to the major literary theorist। बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, एक पेज बनाकर रख लेना हर लिटरेरी थियोरी का। Now let us come to the next question. The next question is question number 6. How do different feminist theories conceptualize patriarchy and its solution? Liberal, radical, Marxist, इको-फेमिनिस्ट, ये लिटरेरी थियरीज, ये लिटरेरी मूवमेंट्स कैसे पेट्रियार्की को कंसेप्चुअलाइज करती हैं? अब यहाँ पर फेमिनिज्म की कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लिबरल फेमिनिज्म क्या होता है, रेडिकल क्या होता है, मार्क्सिस्ट क्या होता है, इको फेमिनिस्ट, हाउ नेचर इज टेकन टू बी अ फीमेल, हाउ नेचर इज टेकन टू बी मदर
नेचर, जहाँ पर मैन वुमेन रिलेशनशिप में क्या डिफरेंसेस है, किस तरीके से जो है फेमिनिज्म को आप उससे समझ सकते हैं कि हाउ हाउ फ्रेजाइल नेचर इज एंड हाउ फ्रेजाइल वुमन इज टेकन टू बी, हाउ मदरली लैब, हाउ व्हाई नेचर इज गिवन द टाइटल मदरली लैब, और इस तरीके से हम उसको फ्रेजाइल कैसे बनाते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग कैसे बनाते हैं, रिप्रोडक्शन की वजह से भी इको फेमिनिज्म को समझा सकते हैं। बहुत से इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, वंदना शिवा के वर्क्स को आप इको फेमिनिज्म में मेंशन कर सकते हैं। तो फेमिनिज्म में फेमिनिज्म की वेव, फेमिनिस्ट थियरीज, ये आपको जरूर से जरूर करके जानी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज फ्रूडियन साइकोएनालिसिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द अनकॉन्शियस मोटिव्स ऑफ कैरेक्टर्स इन लिटरेचर। अब सिगमंड फ्रॉइड का जो साइकोएनालिसिस है जिसमें वो बात करते हैं सुपर ईगो, ईगो, इड, और उसके साथ जो उनका ड्रीम वर्क का कॉन्सेप्ट है, वो सब आपको लिटरेचर के कैरेक्टर समझने में कैसे हेल्प करती है। इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क ऑलरेडी अवेलेबल है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर साइको एनालिटिक थियोरी को समझ सकते हैं। रिप्रेशन कैसे है, ऑथर कैसे अपनी फीलिंग्स को रिप्रेस करता है लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके वर्क ऑफ आर्ट में निकल करके आ जाती है। तो फ्रूड का कॉन्सेप्ट, फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट हमें कैसे लिटरेचर में देखने को मिलता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है बट मैंने ट्राई किया है टू बैलेंस इट आउट कि सारा कुछ बिल्कुल इजी ही ना हो, कुछ चीजें कॉम्प्लेक्स भी हों। How does eco-criticism help us understand the relationship between literature and the environment? Very, very important and very easy question. Eco-criticism as a literary theory is made up of the relationship between literature and nature only. But as far as we talk about the relationship between nature and literature, it goes back to the time of Chaucer and even before that. The representation of nature, the love for nature of the poets, because people lived during very close to nature during those times. So eco criticism writings क्या है, पहले नेचर के रिप्रेजेंटेशन पर बात करती है, फिर नेचर के अवेयरनेस पर बात करती है। इको क्रिटिसिज्म के ग्लॉटफेल्टी, विलियम रूकर्ट, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स हैं, वंदना शिवा, दीज आर वन ऑफ दोज राइटर्स जिनको आप समझ सकते हैं। तो इको क्रिटिकल राइटिंग्स आर दोज राइटिंग्स दैट नॉट merely represent from ecology, from eco representation। इको क्रिटिसिज्म में, इको क्रिटिसिज्म एक करंट लिटरेरी थ्योरी है जो कि 1990s में ही आई है। तो इको क्रिटिसिज्म में बेसिकली टू थिंग्स ही होती है। फर्स्ट थिंग तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड नेचर, और नेक्स्ट थिंग क्या होनी चाहिए, फ्रॉम लिटरेरी वेट। इको क्रिटिसिज्म में क्या होता है, एक तो लिटरेरी रिप्रेजेंटेशन होती है। लिटरेरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है जी, जॉन कीस्ट की हो गई, वर्ड्सवर्थ की हो गई, उसके बाद शेक्सपियर की हो गई, स्पेंसर की हो गई। लेकिन लिटरेरी कॉन्शियसनेस क्या होती है, लिटरेरी कॉन्शियसनेस इज जो अमिताभ घोष ने शो की है अपने वर्क द हंग्री टाइड में, उसके बाद अरविंद अडिगा के वर्क में आपको देखने को मिलती है। लेकिन सबसे ज्यादा हमें लिटरेरी कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है इन द राइटिंग्स ऑफ मार्गरेट एटवुड, इन द राइटिंग्स ऑफ रस्किन बॉन्ड, जहां पर एक स्टोरी है, आप छोटी सी स्टोरी आप उसे पढ़ जाएंगे तो इको क्रिटिसिज्म का एक एग्जाम्पल आपका रेडी हो जाएगा। स्टोरी है बर्ड लाइफ इन द सिटी, कि सारे के सारे पिजन्स को आप देखते हैं, हाउ दे आर कमिंग फ्रॉम ट्रीज, दे आर कमिंग, they are sitting and sleeping under the ब्रिज के नीचे कैसे वो सो रहे हैं। आप किसी भी पुल के नीचे से जाते हैं, फ्लाईओवर के नीचे से जाते हैं, तो आप देखते होंगे कि lots and lots of pigeon, they are coming and residing in the city. So bird life in the city is all about that, because we have taken away their houses, we have committed deforestation, that is a result of which that birds have now shifted to the city life, how they are accumulating, how they are living a city life। और उसके साथ एक स्टोरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज द लेपर्ड। लेपर्ड कैसे वो अपनी लिटरेरी रिप्रेजेंटेशन से शुरू होते होते लिटरेरी कॉन्शियसनेस तक आते हैं। रस्किन बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। अगर बात इको क्रिटिसिज्म की जाए, एग्जाम्पल्स ऐड करने की ली जाए, इको क्रिटिसिज्म की लिटरेरी थियरी एस्टेब्लिश करती है रिलेशनशिप बिटवीन, it establishes the relationship between nature and
ecology and how nature is represented in literature at first, and how the nature was taken, how the awareness was shown in the works of literature, the save environment, save water, how these themes are now being taken up by literary writers. That is literary consciousness. Now come to the next question. The next question is, how does queer theory challenge traditional notions of gender and sexuality in literature and culture? अब जेंडर को और सेक्सुअलिटी को कैसे चैलेंज करती है क्वियर थियरी? लिटरेचर और कल्चर के एग्जाम्पल से आपको बताना है। बहुत से एग्जाम्पल्स ऑलरेडी क्वियर थियरी, क्वियर के जो वर्क्स होते हैं वो ऑलरेडी हमारे लिटरेचर, हमारे कोर्सेज में प्रिस्क्राइब्ड होते हैं लिटरेचर, जेंडर एंड एथनिसिटी में। तो आप उन एग्जाम्पल्स को उठा सकते हैं। हाउ डज क्वियर थ्योरी, किस तरीके से ये जो गेज एंड लेस्बियंस के वर्क्स होते हैं, जो आजकल ऑटोबायोग्राफी भी आने लगी है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स भी आने लगे हैं, उन्हें आप टेकअप कर सकते हैं, जिसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, एक ऐसे टेक्स्ट का जिसके बेसिस पर आप इस कंप्लीट लिटरेचर एंड कल्चर का जो रिप्रेजेंटेशन है जेंडर एंड सेक्सुअलिटी का आप समझा सकते हैं। द लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डू द की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थियोरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म as developed by thinkers like Stephen Greenblatt and Michael Foucault challenge traditional literary criticism and historical analysis? अब तक क्या था, स्ट्रक्चरलिज्म की बात कर रहे थे, हम बैकग्राउंड नॉलेज नहीं देख रहे थे, वी वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हाउ हिस्टोरिसिटी इन्फ्लुएंस, बिकॉज हमारा जो न्यू क्रिटिसिज्म है दैट बेसिकली टॉक्स अबाउट द हिस्टोरिसिटी ऑफ द टेक्स्ट एंड द टेक्सचुअलिटी ऑफ द हिस्ट्री. In the new criticism literary theory, history is taken as a text itself, and it is taken as the backbone of a literary text because it is a historicity that affects the text. Stephen Greenblatt की जो literary terms हैं वो बहुत ज़्यादा important है, self fashioning है उनका है, और टोटलाइजिंग आर्टिस्ट उनकी एक है, सोशल एनर्जी, कैसे सोशल एनर्जी हमारी सोसाइटी में फैली होती है जो वर्क्स में एंटर करती ही करती है। शेक्सपियर की राइटिंग जिसमें वो कहीं ना कहीं कॉलोनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट की डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो वो बात जो है वो हिस्टोरिसिटी ही दिखाती है टेक्स्ट की। हिस्ट्री वॉज नॉट टेकन as a background, but it was taken as a core text, like a co-pilot of a literary text. What I will write today, the feeling, the energy of the modern age of the year 2025 will definitely enter my writing. चाहे वो मैं बात करूंगी जॉब्स ना लगने की बात करूंगी, रिसेशन की बात करूंगी, जिस भी चीज की मैं बात करूंगी, that will enter in my 2025 thought. So history is not something as context, but history is a core text itself. तो फूको का जो पावर एंड नॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है, ग्रीनब्लैट का जो सेल्फ फैशनिंग का कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. With this I come to the end of this video. The video had been really very lengthy, but I tell you this is very much useful when it comes to the exam point of view. We have literally touched upon each and every literary theory in one way or the other. If you want, you can get the PDF of these expected question also. And what else you want from me, what else you want me to teach, you can let me know in the comment section below, or you can WhatsApp me on the given number also for any query, for any evaluation, for any notes or anything. You are free to do so because time is less. We are here to guide you, we are here with you, literally here with you. But एक intertextuality का यहाँ पर एक बात मैं और करना चाहूंगी, जो मैंने इसी PDF में ही ऐड किया था, ये जरूर करना है. प्रोपाउंडिंग फिगर्स एंड डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए हर लिटरेरी थ्योरी की, कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए. इंटरटेक्चुअल आंसर्स में आप रेफरेंसेस ले सकते हैं लिटरेचर के. मार्क्सिज्म को समझाने के लिए जी हार्ड टाइम्स मेंशन कीजिए, मॉडर्निज्म को समझाने के लिए वेस्टलैंड कीजिए, पोस्ट कॉलोनियलिज्म के लिए थिंग्स फॉल अपार्ट ले लीजिए, चिन्हुआ एचेबे का मिर्जाइक चिल्ड्रन बाय सलमान रश्दी. दीज आर द राइटिंग्स दैट कैन लिटरली हेल्प यू in making your answer, giving length to your answer and making your answer really apt. Thank you. Have a nice day. Hope you like my video and keep spread the word, keep share this channel. Let us work together and grab the job of assistant professor in a very reputed, or say in a government college. Thank you.